हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दिल्लीवार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, और भारत के इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा है कि अभी आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, कल पढ़े थे कांग्रेस की स्थापना के बारे में। हमने पढ़ा क्या 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम नाम के व्यक्ति ने, जो कि एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी है, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की है। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था, जहां कुल 72 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था। ये कल अपन पढ़ चुके हैं। साथ ही पढ़े क्या कांग्रेस के स्थापना के बारे में। कांग्रेस की स्थापना के बारे में दो सिद्धांत दिए गए थे। कौन कौन से? सुरक्षा कपाट का सिद्धांत और दूसरा क्या है, तड़ित चालक का सिद्धांत। इसके बारे में कल देखे थे। ध्यान देना, अब जब भी राष्ट्रीय आंदोलन की बात होगी, आजादी की बात होगी, पूरी लड़ाई इस कांग्रेस के नेतृत्व में ही लड़ी जाएगी। ठीक है, पूरी लड़ाई इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में ही लड़ी जाएगी। ध्यान देना, इसमें जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो इंक्लूड नहीं किया, उसको अलग पढ़ना है। ठीक है, जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं है, वो अलग है। ठीक है, उसको अलग पढ़ेंगे। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी लड़ाई आजादी के लड़ी जाएंगी, सब के सब कांग्रेस के नेतृत्व में ही लड़ी जाने वाली, सब के सब लड़ाई कांग्रेस के नेतृत्व में ही लड़ी जाने वाली है। इसी कारण कांग्रेस के बारे में पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो मैं भेज चुका हूं नोट्स में। ठीक है, कि कौन कौन से सम्मेलन की अध्यक्षता किन्होंने की है और उस सम्मेलन के बारे में विशेष क्या है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, उनमें से भी जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में डील करेंगे हम लोग। ठीक है, वहां इसको डिटेल में पढ़ना है कि कौन सा अधिवेशन कब हुआ है, अध्यक्षता किसने की है, और उस अधिवेशन में महत्वपूर्ण घटना क्या हुई है पढ़ाऊंगा मैं। लेकिन एक टेबल के फॉर्म में आप लोगों को भेज दूं मैं, प्लीज उसको रिवाइज कीजिएगा। दिन में कम से कम 2 बार पढ़िए, तब जाके कहीं 10-15 में आपको पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। वो क्लियर है? देखते हैं अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात कांग्रेस के बारे में। ठीक है, कांग्रेस का जो शासन काल से आजादी के पहले जो कांग्रेस का कार्यकाल है उसको मेजरली 3 पोर्शन में, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है? उदारवादी युग। दूसरा है उग्रवादी युग और तीसरा है गांधीवादी युग। गांधीवादी युग। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा क्या कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1885 में। 1885 मतलब जब कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस के आरंभिक 20 वर्ष का इतिहास को हम लोग क्या बोलते हैं? उदारवादी युग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदारवादी युग बोलते हैं। कांग्रेस के आरंभिक 20 वर्षों के इतिहास को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सामान्य भाषा में उदारवादी युग कह सकते हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस समय जो नेता हैं वो उदार हैं और केवल रिक्वेस्ट के माध्यम से, अनुनय, विनय और प्रार्थना के माध्यम से अंग्रेजों के समक्ष अपनी मांग को रखते हैं। कोई भी आक्रामक रवैया इनके द्वारा नहीं अपनाया जाता है। इसी कारण क्या बोला गया है? इसे उदारवादी युग कहा गया। क्या बोला गया है? उदारवादी युग। 1885 से लेकर 1905 तक का समय कांग्रेस इतिहास में उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि जो इस समय नेता हैं वो रिक्वेस्ट के माध्यम से, अनुनय विनय के माध्यम से, प्रार्थना पत्र के माध्यम से क्या करते हैं? सरकार से कुछ मांग रखते हैं, और अगर मांग पूरा नहीं किया गया तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, आलोचना कर देंगे, लेकिन कोई भी आक्रामक रुख इनके द्वारा अपनाया नहीं जा रहा है। इसी को हम लोग क्या बोले हैं? उदारवादी युग बोले। क्या बोले हैं? उदारवादी युग। 1885 से लेकर 1905 तक का समय। ध्यान देना, इस समय के प्रमुख नेता, उदारवादी युग के प्रमुख कांग्रेस नेता कौन कौन है? पहले कौन है? WC बनर्जी। कौन है? WC बनर्जी जी। कौन है ये? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी, जो कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे ये? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना किसने की है? ए.ओ. ह्यूम जी ने की है। लेकिन WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, और वही क्या है? उदारवादी युग के नेता भी हैं। ठीक है, अगले कौन है? दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी क्या है ये भी उदारवादी युग के प्रमुख नेता। ध्यान देना, इन्हें जो नौरोजी जी हैं उनकी बात को हर कोई मानता है, मतलब एक रेस्पेक्टफुल पर्सन है। और चाहे वो उदारवादी युग के नेता हो या उग्रवादी युग के नेता हो, इनकी बातों को हर कोई स्वीकार करता है। ऐसा इमेज इन्होंने अपना
बना के रखा किसने? दादा भाई नौरोजी जी ने। ठीक है, अगले कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। ठीक है, इनके बारे में क्या अपन पढ़े हैं कि रिटायर्ड नहीं थे, एक आईसीएस अधिकारी थे, लेकिन बाद में इन्होंने जॉब छोड़ दी थी और इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, ये भी उदारवादी युग के प्रमुख नेता हैं। फिर अगले कौन है? फिरोज शाह मेहता जी, मदन मोहन मालवीय जी, और कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले जी। और कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले जी। ध्यान देना, गोपाल कृष्ण गोखले जी क्या है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। ये क्या है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है व्यापम में, साथ ही साथ केबीसी में पूछ चुका है। ठीक है, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? ये गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। ध्यान देना, अब जब ये नेता रिक्वेस्ट के माध्यम से, अनुनय विनय के माध्यम से अपनी मांग रख रहे हैं, ध्यान देना, आरंभ में जो अंग्रेज अफसर हैं उन्होंने इनके प्रति नरम रुख इख्तियार किया, उनकी बातों को सुने हैं और कुछ मांगों को पूरा करने का प्रयास किया है। लेकिन बाद में इनसे चिढ़ गए, कांग्रेस चिढ़ गए हैं और उन्होंने दमनात्मक रवैया अपनाया है कांग्रेस के प्रति। लेकिन फिर भी ये रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। तब कांग्रेस के अंदर ही एक नवीन वर्ग का उदय हुआ जो इस अनुनय विनय की पॉलिसी में विश्वास नहीं रखता है, जो अनुनय विनय या रिक्वेस्ट करने की पॉलिसी में विश्वास नहीं रखता है। ये उदारवादियों का आलोचक है। उसको हम लोग क्या बोले हैं? उग्रवादी युग बोले। क्या बोले हैं? उग्रवादी युग बोले हैं। जब जो युवा वर्ग है, ठीक है, युवा वर्ग है जो उग्रवादी युग के नेता है, उनका क्या मानना है कि वह हड़ताल के माध्यम से, ठीक है, बहिष्कार के माध्यम से अंग्रेजों की नीतियों का विरोध होना चाहिए। अगर वो हमारी बातों को नहीं मानते हैं, ये उदारवादी रवैया बहुत ही खतरनाक सिद्ध होगा और इनसे हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ऐसा मानते कौन? ये उग्रवादी नेता मानते हैं। ठीक है, अब बहुत ही महत्वपूर्ण है क्या? उग्रवादी युग के प्रमुख नेताओं के नाम ध्यान देना। लाल, बाल और पाल, ये हम सब जानते हैं, लाल, बाल और पाल। ठीक है, लाल का मतलब क्या है? लाला लाजपत राय जी। कौन है? लाला लाजपत राय जी। फिर कौन है? बाल का मतलब क्या है? बाल गंगाधर तिलक जी। कौन है? बाल गंगाधर तिलक जी। पाल कौन है? विपिन चंद्र पाल जी। कौन है? विपिन चंद्र पाल जी। और चौथे कौन है? अरविंद घोष। अरविंद घोष जी। ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। उग्रवादी दल के चतुर्थ स्तंभ कौन थे? ध्यान देना, अरविंद घोष जी। कौन थे? अरविंद घोष जी थे। क्योंकि लाल, बाल और पाल हम सब जानते हैं, लेकिन अरविंद घोष जी का नाम बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इनका नाम जानना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका बराबर योगदान है उग्रवादी युग के समय में। ठीक है, अरविंद घोष जी का बराबर योगदान है, इसी कारण इनका नाम हाईलाइट करके पूछ चुका है एक बार कि उग्रवादी युग के समय, उग्रवादी दल के या उग्रवादी युग के समय इस दल के चतुर्थ स्तंभ कौन? दल नहीं बोलना चाहिए, उग्रवादी विचारधारा के नेताओं के चतुर्थ स्तंभ कौन थे? ये अरविंद घोष जी थे। कौन थे? अरविंद घोष जी। और इन चारों के प्रभाव में अब क्या हो रहा है? युवा वर्ग ने भी पार्टिसिपेट करना आरंभ कर दिया कांग्रेस की गतिविधियों में। ध्यान देना, उदारवादी युग, जब उदारवादी युग है, इस समय के नेता कैसे हैं? पूरे शिक्षित लोग हैं और उदारवादी रवैया अपना रहे हैं। इसी कारण जो समाज का निचला वर्ग है, साथ ही साथ युवा वर्ग है, इनसे ताल्लुक नहीं रखना चाह रहा है, इनसे बोलना चाहिए, इनकी विचारधारा से वो वर्ग प्रभावित नहीं है। इसी कारण कांग्रेस से या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों से जो निचले वर्ग हैं या युवा वर्ग है वो लोग जुड़ नहीं पाए हैं। लेकिन जब ये एग्रेसिव विचारधारा के व्यक्ति कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तब उनकी विचारधारा से थोड़ा मैच हो रहा है और इसी कारण एक बड़ा वर्ग अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों से या फिर इस कांग्रेस से जुड़ना आरंभ हो चुका है। कब? इस उग्रवादी युग के बारे में। कब से कब तक है? 1905 से 1919 तक। 1905 से 1919 तक। ठीक है, ध्यान देना, इसी बीच में एक जेंटलमैन भारत वापस आए। कब? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को एक जेंटलमैन जी भारत वापस है। नाम क्या उनका? महात्मा गांधी जी। कब आए हैं? 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए हैं। ठीक है, और इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस कहां थे? भारत आए थे। कहां थे? वापस भारत आए थे। और इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी का दिन
हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, जब गांधी जी भारत आ गए हैं तब धीरे धीरे यहाँ के लोगों को परखेंगे और लोगों को परखने के बाद इनकी जरूरतें क्या है, आवश्यकता क्या है और कैसे कैसे ब्रिटिश शक्ति का विरोध करना है, इस सब का आकलन करने के पश्चात अखिल भारतीय राजनीति में उभरे कब 1918-19 के पास में वो अखिल भारतीय राजनीति में एक बड़े नेता के रूप में उभरने वाले हैं। ठीक है, और उनके नेतृत्व में ही असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन एवं बहुत सारे अन्य आंदोलन उनके नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे। ठीक है, वह समय जब गांधी जी अखिल भारतीय स्तर पर एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे, वहां से लेकर आजादी तक का समय क्या कहलाता है, गांधीवादी युग। वहां से लेकर आजादी तक का समय गांधीवादी युग के नाम से जाना जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में। ठीक है, जब गांधी जी लीडर बन गए हैं, एक अखिल भारतीय नेता बन गए हैं, कांग्रेस में एक जाना माना नाम बन चुके हैं, तब उन्होंने अपने अंडर नहीं बोलना चाहिए, अपने संरक्षण में कुछ युवाओं को मौका दिया है ताकि वे अपना पोटेंशियल साबित कर सके। ठीक है, और इन युवाओं ने उनका जो पैमाना था उस पर बकायदा खरे उतरे। ये युवा जो है उनके पैमाने पर बकायदा खरे उतरे हैं। कौन कौन है ये? जवाहरलाल नेहरू जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी के संरक्षण में रहकर भारत की आजादी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। ठीक है, इस गांधीवादी युग मतलब 1919 से लेकर 1947 तक महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार पटेल जी, इन सब का प्रभाव भारतीय राजनीति में बहुत ज्यादा, भारतीय राजनीति में या फिर कांग्रेस में बहुत अधिक रहा है। ठीक है, और इन्हीं के संघर्षों के परिणाम स्वरूप हमें क्या मिली है, आजादी मिली है। इन्हीं सब के संघर्षों के परिणाम स्वरूप हमें क्या मिली है, आजादी मिली है। ठीक है, ये ओवरव्यू है। अब देखते हैं उदारवादी युग के बारे में। उदारवादी युग के बारे में, ये क्लियर है? देखते हैं अब उदारवादी युग कब से कब तक है, 1885 से लेकर 1905 तक का समय। मतलब भारतीय राजनीति में या कांग्रेस के इतिहास में आरंभिक 20 वर्षों का इतिहास उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इनकी पॉलिसी क्या है कि ये साल में एक बार कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित करते हैं। वहां प्रस्ताव पारित करेंगे कि उनकी समस्याएं क्या हैं और उनकी मांगे क्या हैं, इस बारे में ये प्रस्ताव पारित करेंगे। और प्रस्ताव पारित करने के पश्चात भारतीय जनता तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए ये इस प्रस्ताव जो पारित किया गया है उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हैं। जो भी प्रस्ताव इनके द्वारा अधिवेशन में पारित किया गया है उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हैं। जब जनता तक इनकी आवाज पहुंच गई है, तब ये अनुनय विनय और प्रार्थना के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को ज्ञापन देते हैं, प्रतिवेदन देते हैं कि हमारी ये मांगे हैं, प्लीज आप हमारी मांग पूर्ण कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि यह बहुत आवश्यक है। ठीक है, आरंभ में जो अंग्रेज हैं उन्होंने इनके प्रति सद्भावना रखी है, अच्छा व्यवहार किया है, लेकिन बाद में इनकी शक्ति को बढ़ता देखकर अब दमनात्मक रवैया अपना रहे कौन, अंग्रेज वाले। और अब इन्होंने इनकी बातों को स्वीकार करने से मना कर दिया है। इसी बीच क्या हो रहा है, अंग्रेजों ने एक बहुत ही बोलना चाहिए दमनात्मक रवैया अपनाते हुए बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल में क्या हो रहा समय, राष्ट्रवाद का उदय है। बंगाल जो है उस समय राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है और उसी राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए वहां पर बंगाल का विभाजन कर दिया गया। तब जो उग्रवादी के नेता उनका क्या मानना है, उदारवाद की नीति से भारत का या कांग्रेस का कुछ भी भला नहीं होने वाला है। इसी कारण इन्होंने अग्रेसिव रवैया अपनाने के लिए फोर्स किया है और तब उदारवादी युग क्या है आपके पिक्चर में आएगा। ठीक है, भारत के इतिहास में भारत की आजादी के इतिहास में जो उदारवादी युग है उसका बहुत ही कम योगदान माना गया। केवल एकमात्र उपलब्धि क्या है कि इनके समय क्या है, भारत परिषद अधिनियम 1892 में आया है, जिसके द्वारा कुछ छोटे मोटे अधिकार
भारतीयों को मिले हैं और ये एकमात्र उपलब्धि है इस उदारवादी युग के नेताओं की। ठीक है कि इनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप क्या है, भारत परिषद अधिनियम 1892 में लाया गया है, जिसके द्वारा कुछ अधिकार भारतीयों को मिले हैं। ठीक है, ध्यान देना। अब कुछ देर पहले अपन पढ़े हैं क्या कि उदारवादी युग के प्रमुख नेता है कौन, दादा भाई नौरोजी जी। दादा भाई नौरोजी जी उदारवादी युग के प्रमुख नेता है। अच्छा, हम लोग जब पढ़े कल कांग्रेस की स्थापना किसने की है, ए ह्यूम ने की है। ठीक है, जब उनके दिमाग में यह विचार आया था कि एक राष्ट्रीय स्तर पर एक दल की स्थापना करनी है, तब इन्होंने इसका नाम क्या सोचा था, इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसका नाम सोचा था किसने, ए ह्यूम ने। फिर हमने पढ़ा क्या, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया, जहां इस दल का नाम कर दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जहां इस दल का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। ध्यान देना, दादा भाई नौरोजी ये वही जेंटलमैन है जिन्होंने यह सुझाव दिया है। इन्होंने ही यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम की जगह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस दल का नाम होना चाहिए। किसने दिया है, ये दादा भाई नौरोजी जी ने ही कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में ही सुझाव दिया गया कि इस दल का नाम क्या होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होना चाहिए। इनकी बातों को मानते हुए WC बनर्जी जी और ए ह्यूम ने क्या कर दिया है, इस दल का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया था कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के दिन में ही। ठीक है, और इन्होंने दादा भाई नौरोजी जी ने एक सिद्धांत दिया है, एक सिद्धांत दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धन निष्कासन का सिद्धांत। क्या बोलते हैं, धन निष्कासन का सिद्धांत। दादा भाई नौरोजी जी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया है। किसने दिया है, दादा भाई नौरोजी जी ने दिया है। ठीक है, अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया है। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, धन निष्कासित हो रहा है, धन निष्कासित हो रहा है। ठीक है, इनकी पॉलिसी, इनके अनुसार, दादा भाई नौरोजी जी के अनुसार भारत इसलिए गरीब बनता रहा, भारत इसलिए गरीब बनते जा रहा है क्योंकि भारतीय जो राष्ट्रीय उत्पाद है, जो भारतीय राष्ट्रीय उत्पाद है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे सीधे कहां जा रहा है, इंग्लैंड चले आ रहा है, और उसमें से कुछ भी भारत को नहीं मिल रहा है। इसी कारण भारत क्या है, दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। ऐसा किसने बोला है, दादा भाई नौरोजी जी ने कहा है। उसी को हम लोग क्या बोले हैं, धन निष्कासन का सिद्धांत बोले। क्या बोला है, धन निष्कासन का सिद्धांत, जो सिद्धांत उन्होंने अपने पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया था। ठीक है, जिसके अनुसार भारतीय राष्ट्रीय उत्पाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत से कहां जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है, और भारत को उसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। यह सिद्धांत दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं जो उदारवादी नेता हैं उनकी असफलताएं। ठीक है, कि क्यों वो उनका जो पॉलिसी है, उनके जो सिद्धांत है, वो क्यों भारतीयों को अट्रैक्ट नहीं कर पाए, क्यों एक बड़ा वर्ग उनसे जुड़ नहीं पाया। ध्यान देना, यह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अनुनय विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिस कारण युवा वर्ग ने इनसे जुड़ना उचित नहीं समझा, युवा वर्ग इनसे दूर रहा है। युवा वर्ग का इनके साथ में ना आना क्या है, इनकी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा क्या है, वर्ष में एक बार, केवल वर्ष में एक बार अधिवेशन करते हैं। साथ ही साथ जो कांग्रेस के सदस्य हैं, मेंबर बनने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देने पड़ती है। और ध्यान देना, इस समय भारत कैसा है, गरीब है, इसीलिए लोग बेवजह, जो गरीब लोग हैं, उन लोग फीस देकर ऐसे संगठन से जुड़ना नहीं चाह रहे हैं। केवल और केवल जो पढ़े लिखे लोग हैं, अमीर लोग हैं, वे ही इस कांग्रेस से जुड़ पाए हैं उदारवादी युग के दौरान। ठीक है, एक तो पॉलिसी अलग है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ फीस भी ले रहे हैं, और अधिकांश जनता कैसी है, गरीब है। इस कारण केवल उच्च वर्ग तक या पढ़े लिखे लोगों तक ही कांग्रेस सीमित रहे। समाज का निम्न वर्ग जो है इनसे अप्रभावित रहा है। क्लियर है, ये क्या है, उदारवादी नेताओं की असफलताएं हैं। देखते हैं अब उग्रवादी युग के बारे में। देखते हैं अब
कांग्रेस के या फिर बोलना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के द्वितीय चरण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उग्रवादी युग, क्या बोलते हैं, उग्रवादी युग, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के द्वितीय चरण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उग्रवादी युग कहते हैं, 1905 से लेकर 1919, देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, आरंभ में क्या थे, आरंभ में ये उदारवादियों के आलोचक थे, केवल और केवल आलोचना करते थे कि आप लोग गलत कर रहे हो, ये रिक्वेस्ट के माध्यम से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, ऐसा इन लोग कहते थे। मतलब क्या है, आरंभ में उदारवादियों के आलोचक थे, लेकिन जब देख रहे हैं क्या कि उदारवादियों का बहुमत है, ठीक है, उनकी पॉलिसी चल रही है, लेकिन जब कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, इनकी उदारवादी नीति से जब कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, तब युवा वर्ग उग्रवादियों के साथ होगा और तब ये अपनी आवाज बुलंद करने में कामयाब हो गए हैं। जो उग्रवादी हैं अपनी आवाज बुलंद करने में कामयाब हो गए हैं। इनका क्या मानना है, इनका मानना ये है कि रिक्वेस्ट के माध्यम से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अगर सरकार से अपनी बात मनवानी है, अगर ब्रिटिश शासन को झुकाना है, उनसे अपनी बात मनवानी है, तो आपको अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। मतलब क्या है, हड़ताल करना पड़ेगा, बहिष्कार करना पड़ेगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना पड़ेगा और जो शासन है काम काज में रोक टोक डालने के लिए आपको हड़ताल का सहारा लेना पड़ेगा और हड़ताल और बहिष्कार के माध्यम से ही ब्रिटिश शासन का ध्यान आकृष्ट करके अपनी बातों को मनवा सकते हैं। ऐसा किनका मानना है, इन उग्रवादी युग के नेताओं का मानना है कि हड़ताल एवं बहिष्कार के माध्यम से ही हम स्वराज की प्राप्ति कर सकते हैं। स्वराज का मतलब क्या है, अपने देश की, अब जो भारत देश है, भारत देश भारतीयों द्वारा संचालित हो, ये क्या कहलाएगा, स्वराज कहलाएगा। जो भारत देश है वो भारतीयों द्वारा ही शासित हो, संचालित हो, हम लोग क्या बोलेंगे, स्वराज बोलेंगे। मतलब खुद के एरिया में खुद का शासन कहलाएगा, स्वराज कहलाएगा। और यही उग्रवादियों की मांग है कि स्वराज हमें चाहिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। किसने कहा था, तिलक जी ने कहा था। ठीक है, तिलक जी ने कहा था। क्लियर है। अब देखते हैं उग्रवाद के उदय के कारक क्या हैं। ध्यान देना, इस समय भारत में कुछ घटनाएं हो रही है, साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबल स्तर पर, विश्व स्तर पर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जिसने उग्रवादियों को प्रेरित किया है कि ये ऐसा आक्रामक रवैया अपनाएं। कुछ घटनाएं भारत में हो रही है, कुछ घटनाएं विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में हो रही है, जिन सब ने इन नेताओं को, इन व्यक्तियों को मोटिवेट किया है कि वो बहिष्कार का, आंदोलनों का, हड़तालों का सहारा ले और ब्रिटिश शासन को यहां से भगाकर क्या भारत में स्वराज्य की स्थापना करे। देखते हैं उन कारकों के बारे में देखते हैं। पहला क्या है, बंगाल का विभाजन। ध्यान देना, उदारवादी अभी उनका टाइम चल रहा है, उदारवादियों का टाइम चल रहा है, लेकिन उनकी बातों को ना मानते हुए भारत में उबलते राष्ट्रवाद का दमन करने के लिए अंग्रेजों ने एक चाल चली है, फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत लॉर्ड कर्जन ने क्या है, बंगाल का विभाजन कर दिया, ताकि बंगाल को दो हिस्सों में बांट कर दे। वो जो राष्ट्रवाद बंगाल में उबल रहा है, जिससे अंग्रेजों को खतरा है, उस राष्ट्रवाद को कमजोर कर दे, ऐसा मानना है किसका, लॉर्ड कर्जन का मानना है। और इसी कारण उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया, कब, 1905 में। और ये घटना उग्रवादियों को बिल्कुल पसंद नहीं आई है। उनका मानना है क्या, कि उदारवाद की नीति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुत गहरा आघात पहुंचा। ये पॉलिसी गलत है, आपकी पॉलिसी गलत है, अब बहुत हो गया, अब उग्रवाद के जरिए ही स्वराज की प्राप्ति हो सकती है। ये क्या है, पहली घटना है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, इसी समय लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन कर दिया गया। बताओ फिर से, हमने पढ़ा ना कल, पहला लॉर्ड लिटन के द्वारा, हम कल दिल्ली दरबार के बारे में पढ़ चुके हैं कि टोटल 3 बार आयोजित हुआ है। पहला कब था, लॉर्ड लिटन के द्वारा, फिर लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लास्ट में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। ठीक है, ये 3 दिल्ली दरबार आयोजित किए गए हैं। अब ये सब समस्या हो रही भारत में, ये सब समस्या चल रही है। साथ ही साथ खाद्यान्न की समस्या तो एक बहुत बड़े वर्ग के पास हमेशा से रही है। उन सब चीजों पर ध्यान न देकर अंग्रेज इस दिल्ली दरबार में पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। फिर से लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, वहां पर भी पानी की तरह पैसा बहाया गया है। इससे क्या, भारतीयों में असंतोष पैदा हो रहा है और ये घटना भी महत्वपूर्ण है उग्रवाद के जनन के लिए। ठीक है,
अब देखते हैं कुछ वैश्विक घटनाएं। इससे पहले क्या हो रहा है, ध्यान देना, इससे पहले भारतीय ये मान चुके हैं क्या कि अंग्रेजों को हराना, यूरोपियों को हराना हमारे बस का नहीं है, इम्पॉसिबल है, हम सब किसी के बस का नहीं है। मतलब किसी भी महाद्वीप के लोगों की बात नहीं है कि यूरोपियों को हरा सके, क्योंकि उनके पास क्या है, आधुनिक हथियार है, कुशल सैनिक है, साथ ही साथ उनकी आर्मी नेवी जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड है। इसका इनका क्या मानना है, सभी क्षेत्रों का, सभी जो महाद्वीप हैं वहां के देश निवासी, वहां के अलग अलग देश हैं उनके निवासियों का मानना क्या है, यूरोपीय जो है उनको हराना इम्पॉसिबल है, ऐसा अब सबके मन में बैठ चुका है। लेकिन तभी कुछ घटनाएं हुई हैं। क्या हुई है, इटली और इथोपिया के मध्य युद्ध हुआ है, जिसमें जीत कौन गया है, इथोपिया जीत गया है, उसमें इथोपिया जीत गया है। ध्यान देना, एक यूरोपीय देश की हार हुई है, इटली की हार हुई है, ठीक है। कुछ देर पश्चात जापान और रशिया के मध्य युद्ध हुआ है और उसमें जापान जीत गया। एक एशियाई देश जीत गया है रूस के अगेंस्ट में। इन सब घटनाओं ने ये भ्रम तोड़ा है क्या कि यूरोपीय अपराजय है। ये भ्रम अब टूट चुका है कि यूरोपीय अपराजय है। भारतीयों को ये बात समझ में आ रही क्या, अगर हम संगठित हो जाएं, एकजुट हो जाएं, तो इन अंग्रेजों को भारत से भगाना इम्पॉसिबल नहीं है। ये बात अब भारतीयों को समझ में आ चुकी है, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो भारत की जनता है उसको एकजुट करना पड़ेगा, सड़क पर आना, लोगों को सड़क पर आना पड़ेगा, अपनी बातें रखनी पड़ेगी। इन सब बातों की प्रेरणा कहां से मिली है, ध्यान देना, आयरलैंड, टर्की और चीन में क्या हो रहा है, जन आंदोलन हो रहा है। क्या हो रहा है, आयरलैंड, टर्की में और चीन में क्या हो रहा है, जन आंदोलन हो रहा है। लोग अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं कि यहां पर अब तानाशाही नहीं चलेगी। अगर आपको शासन करना है तो लोगों का ख्याल रखना है, उनकी बातों को सुनना है। और यहां के जन आंदोलनों ने इन उग्रवादियों को प्रभावित किया कि वो इस तरीके से, इस एग्रेसिव वे में अपनी बातों को रखें और सरकार से अपनी बातों को मनवाएं। ये सब कारण क्या है, जो उग्रवाद के जन्म में इन सब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। अब इस उग्रवादी युग में हमको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में एक लिस्ट में दूंगा, ठीक है। उसके बारे में एक लिस्ट में दूंगा कि 1905 से लेकर 1919 तक हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ये लिस्ट मैं आपके नोट से भेज दूंगा कि क्या क्या पढ़ना है लाइन से, ठीक है। उसी में से पहला पॉइंट कौन सा है, बंगाल विभाजन है। क्या पहला पॉइंट, बंगाल विभाजन है। इसको आज खत्म करते हैं, ठीक है। बंगाल विभाजन देखते हैं, किया गया कब, 1905 में। कब किया गया है, 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया है। कब, 1905 में, ठीक है। देखते हैं, नाम समझ में आ रहा है क्या, बंगाल को दो पार्ट में बांटा, विभाजन मतलब बंगाल को बांटा जा रहा है। कितने पार्ट में, दो हिस्सों में। बंगाल को दो हिस्सों में बांटा जा रहा है। कब, 1905 में। देखते हैं, एक क्या है पूर्वी हिस्सा, एक क्या है पश्चिमी हिस्सा। एक क्या है पश्चिमी हिस्सा, एक क्या है पूर्वी हिस्सा। बंगाल क्या है, भारत के पूर्व वाले हिस्से में है और वहां पर बंगाल के दो हिस्से किए जा रहे हैं। पश्चिमी हिस्से में क्या है, आधुनिक पश्चिम बंगाल के 11 जिले हैं। आधुनिक पश्चिम बंगाल के 11 जिले, दार्जिलिंग, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। आधुनिक पश्चिम बंगाल, जो अभी पश्चिम बंगाल है जिसकी राजधानी कलकत्ता है, उसके 11 जिले दार्जिलिंग, बिहार और उड़ीसा। इसको क्या बोला गया है, पश्चिम बंगाल माना गया, मतलब एक हिस्सा किया गया है। जबकि दूसरे हिस्से में क्या है, चटगांव है, ढाका है, त्रिपुरा की पहाड़ी है, असम है और मालदा है। इसको एक हिस्सा बनाया गया, ठीक है। मतलब बंगाल के दो हिस्से कर दिए गए हैं। पहले हिस्से में क्या है, आधुनिक पश्चिम बंगाल के 11 जिले हैं, दार्जिलिंग है, बिहार है, उड़ीसा है, ठीक है। और इस हिस्से की राजधानी क्या बोले हैं, कलकत्ता। क्या बना है, कलकत्ता को इस हिस्से की राजधानी बनाया गया। जबकि दूसरे हिस्से में क्या है, चटगांव, ढाका है, त्रिपुरा की पहाड़ी है, मालदा है और असम है। और इस हिस्से की राजधानी बनाया गया, इसको ढाका को इस हिस्से की राजधानी बनाया गया। ध्यान देना, बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनिए, ब्रिटिश शासन की दलील क्या है, उनकी दलील यह है कि इतने बड़े प्रांत में प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए, इतने बड़े प्रांत में प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए बंगाल का विभाजन बहुत जरूरी है, ऐसा उनके द्वारा दलील दी गई है, ठीक है। कि इतने बड़े प्रांत में, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था अगर चलाने अच्छे से तो बंगाल का विभाजन आवश्यक है, ऐसा दलील दिया गया है। लेकिन वास्तविक में क्या हो रहा है, ध्यान देना, बंगाल इस समय क्या है, राष्ट्रवाद का घर है। बंगाल इस समय राष्ट्रवाद का घर है और इस वाले एरिया के
लोग कैसे हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, उनमें राष्ट्रवाद की भावना प्रबल है। और राष्ट्रवाद की इस भावना को दबाने के लिए, राष्ट्रवाद की इस भावना को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया है, इस बंगाल के दो हिस्से कर दिए, दो हिस्से कर दिए गए, जहां पर धर्म के आधार पर इस पार्ट को लगभग बांटा गया। ध्यान देना, जो पूर्वी वाला हिस्सा है यहां पर मुस्लिम आबादी बहुमत में है, जबकि पश्चिम वाले हिस्से पर हिंदू आबादी क्या है, बहुमत में है। मतलब क्या है, धर्म के आधार पर बांटकर जो राष्ट्रवाद है उसको कमजोर करने का प्रयास लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉर्ड कर्जन की नीति, क्या, फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो। यह लॉर्ड कर्जन की नीति है, जिसके द्वारा उन्होंने भारतीयों के जो राष्ट्रवाद उसमें उनमें जनित हो रहा है, ठीक है, जो राष्ट्रवाद उनमें जन्म ले रहा है, उसको कमजोर करने के लिए उन्होंने बंगाल के दो हिस्से कर दिए गए। ठीक है, बंगाल के दो हिस्से किए हैं। क्लियर, रीजन समझ में आया कि क्यों दो हिस्सा किया गया है, इसका रीजन समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं मैं। ठीक है, कि क्या रीजन दिया गया और एक्चुअल में क्या रीजन था, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखते हैं 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई है। जैसे ही घोषणा हुई है, पूरे बंगाल प्रांत में हर जगह पर आंदोलन शुरू हो गया। जो लोग हैं सड़क पर आ गए हैं और इस घोषणा का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, लोगों ने हाथ थाम लिया है कि अब बंगाल को बंटने देना है। ठीक है, लोग सड़कों पर आ गए हैं और सरकार के इस फैसले का भारी विरोध हो रहा है, लेकिन ब्रिटिश सरकार और लॉर्ड कर्जन के कान में जू तक नहीं रहेंगी है। ठीक है, अब विरोध करना है, ठीक है, सरकार का विरोध करना। और इसी कारण 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक रखी गई है। कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक रखी गई है कि किस प्रकार से सरकार के इस फैसलों को पलटा जा सके। इसी विषय पर मंत्रणा करने के लिए 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक हुई है, जिसमें क्या हुआ है, स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ है। बोला क्या है, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई है एवं बहिष्कार का प्रस्ताव, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई है और बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। इसी को हम लोग क्या बोले हैं, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन बोले। क्या बोले हैं, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की घोषणा इस कलकत्ता के टाउन हॉल में की गई है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन प्री में पूछ सकता है कि जो बहिष्कार शब्द है वो आया कहां से, या किसने इस शब्द का प्रयोग किया है। ध्यान देना, सबसे पहले एक वेंटर में नाम क्या है उनका, कृष्ण कुमार मित्र। नाम क्या है, कृष्ण कुमार मित्र जी ने अपनी पुस्तक संजीवनी में, पुस्तक का नाम क्या है, संजीवनी। सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र जी ने अपनी पुस्तक संजीवनी में बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया था। बहिष्कार का मतलब क्या है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ठीक है, ताकि उससे ब्रिटिश इकोनॉमी क्या है, नीचे चली जाए और सरकार को होश में आए कि जो भारतीय अब जागरूक हो चुके हैं, इसीलिए कोई भी दमनात्मक कार्रवाई करना ठीक नहीं है। इसीलिए कृष्ण कुमार मित्र जी ने अपनी पुस्तक संजीवनी में बहिष्कार शब्द इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार का रवैया कैसा है, दमनात्मक बना रहा है। और अंततः 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन अब प्रभावी हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया, मतलब अब ऑफिशियली बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल एवं पश्चिम बंगाल। ध्यान देना, भारी विरोध है, इस चीज का भारी विरोध हुआ है पूरे बंगाल में। यह दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया है। 16 अक्टूबर 1905 का दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के आह्वान पर लोग सड़कों पर आए हैं और सद्भावना दिखाते हुए ये दिखाते हुए कि हम सब एक हैं, लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी। क्या बांधी है, राखी बांधी। किनके कहने पर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के कहने पर लोगों ने सड़क पर बाहर निकलकर सद्भावना प्रस्तुत करते हुए एक दूसरे को राखी बांधी है। ठीक है, अब जब प्रभावी हो गया है, तब भी इसके अगेंस्ट में आंदोलन चलेंगे और क्या बोला गया उसे, बंग भंग विरोधी। क्या बोला गया, बंग भंग विरोधी आंदोलन कहा गया है। ठीक है, बंगाल
का विभाजन किया गया है, बंगाल को भंग किया गया है, इसके विरोध में आंदोलन हो रहा है। इसी क्या बोले हैं, बंग भंग विरोधी आंदोलन बोले हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, बंगाल का विभाजन किया गया, मतलब बंगाल को भंग किया गया है, और इसके विरोध में क्या हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, विरोध हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बंग भंग विरोधी, क्या बोले हैं, बंग भंग विरोधी आंदोलन, बंग भंग विरोधी आंदोलन इस बंगाल में चालू होगा। बंग भंग विरोधी आंदोलन अब बंगाल में स्टार्ट होगा। ठीक है, खत्म होता है कि आपका बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन आपका समाप्त होता है। कल पढ़ेंगे अपन स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के बारे में, स्टार्ट वहीं से करेंगे, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के बारे में, जो हुआ है कब, 1906 में। कब हुआ है, 1906 में हुआ है। उसके बारे में अपन कल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो टेबल है कि अपन क्या क्या पढ़ना है 1905 से लेकर 1919 तक, वो मैं आपको भेज दूंगा आज। ठीक है, क्लियर है, थैंक यू क्लास।